हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ईन्स और आइंस के रिमेनिंग रिएक्शन के बारे में। तो कौन कौन से रिएक्शन ईन्स और आइंस के बचे हैं उस टॉपिक पर बात करना है। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो रिएक्शंस हमने कर लिए थे उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ईन्स और आइंस का ओजोनोलाइसिस मैंने आपको सिखाया था, है ना। ईन्स पर जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो उसका पैटर्न हमने कैसा चुना था, जहां पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उन दोनों बॉन्ड्स को पहले रिप्लेस करना है और डबल बॉन्ड को रिप्लेस करने के बाद दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है। एक ऑक्सीजन फ्रंट साइड पर ऐड करना है और वाटर के साथ H2O2 को बाहर निकालना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस रिएक्शन में और दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। जो फ्री वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से हमने बात किया था ओजोनोलाइसिस के बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर किसी साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, जैसे यहां पे एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसको आगे कैरी ऑन करना है O3 वाटर के साथ, तो क्या काम करेंगे, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करेंगे, दोनों हिस्से पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो देखो ये हिस्सा आपका CH ग्रुप पहले से था, ऑक्सीजन आ गया तो CHO हो गया, ये ग्रुप भी CHO हो गया, ये दो कार्बन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो जाएगी, CH2 था पहले से ही इधर के हिस्से में, तो CH2 CHO और ये CH2 CHO, ये आपका कंपाउंड आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये हिस्सा ऐसा है, 1,3 डाइईन की कंडीशन है, तो क्या होगा, कैसे कैरी ऑन करेंगे इसका ओजोनोलाइसिस। तो यहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां से भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रिमेनिंग पार्ट पर ऑक्सीजन जोड़ेंगे और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो CHO का एक मॉलिक्यूल यहां से मिल गया, CHO का एक मॉलिक्यूल यहां से मिल जाएगा। तो देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल, 2 मॉलिक्यूल आपको ग्लाइऑक्सल के यहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के यहां से आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। तो अगले स्टेप में अगर मान लो मैं बेंजीन का ओजोनोलाइसिस कर रहा हूं, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस अगर हम करते हैं तो बेंजीन में देखो 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, कहीं से भी ये 3 जगह पे डबल बॉन्ड है। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो यहां एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ठीक है, और साथ में यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे और यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन इस हिस्से पर, रिमेनिंग पार्ट वाले हिस्से पर जोड़ेंगे। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे और यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो आपके पास CH ये CH ग्रुप बच रहा है, तो CH और ये CH2 और ये तीसरा CH ग्रुप बचा, दिस इज थर्ड CH3CH ग्रुप। तो ग्लाइऑक्सल के 3 पार्ट आपको बच जाएंगे, आपके पास 3 ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करने पर। तो ये शॉर्टकट मेथड है ओजोनोलाइसिस को करने की, ओजोनोलाइसिस को कंप्लीट करने की। ठीक है, ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैंने भी आपको बहुत सारे एग्जांपल करवा के दिए हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या काम करना है, जो प्रीवियस ईयर में ओजोनोलाइसिस पर क्वेश्चन आए हैं उनको साथ में सॉल्व कर लेना है। तो जब आप सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसका। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड गैस और ल्यूसाइड गैस का फॉर्मेशन। तो इथाइलिन को जब हम रिएक्ट करते हैं, इथाइलिन को जब रिएक्ट करते हैं H2Cl2 के साथ, ठीक है, इथीन को जब ट्रीट करते हैं H2Cl2 के साथ तब बनता है सल्फर मोनोक्लोराइड, कहते हैं इसको। सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ जब ट्रीट करते हैं
तब हमको कंपाउंड मिल जाता है CH2Cl CH2Cl, और दोनों को कनेक्ट करने वाला एक सल्फर, सल्फर डाइवैलेंट है और एक सल्फर बाहर निकल जाता है। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, इस केमिकल को हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस जो है वो पॉइजनस गैस होता है। बीटा डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, बीटा डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड इसका केमिकल नेम है, और कॉमनली इसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मस्टर्ड गैस, जो कि स्किन इरिटेशन करता है और साथ साथ धीरे धीरे स्किन को गला देता है, और ये किसी भी टाइप के क्लॉथ या शू को पेनिट्रेट कर सकता है। मैंने आपको बताया था ये वॉर गैस है, जो कि पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। दूसरा जो वॉर गैस मैंने आपको बताया वो एसिटालीन, जब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। एसिटालीन जब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो CHAsCl2 डबल बॉन्ड CHCl कंपाउंड बनाएगा। दिस इज 2-chlorobenyl dichloroarsine, 2-chlorobenyl dichloroarsine is the name of this compound, और ये कंपाउंड ल्यूसाइड गैस कहलाता है। इट इज 4 times more poisonous than मस्टर्ड गैस, और ये मस्टर्ड गैस से 4 गुना अधिक विषैला होता है। ठीक है, और ये कंपाउंड पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एंटीडॉट भी बताया था मैंने आपको, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड CH2SH, CHSH और CH2OH को हम कहते हैं ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। 2,3 डाइमार्केप्टो प्रोपेनॉल को कहते हैं एंटी ल्यूसाइड, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। अब अगले रिएक्शन पर हम बात करते हैं। तो अब अगला जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें हम पहले इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन करते हैं, मतलब पहले ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ के कंपाउंड को पहले जोड़ते हैं और फिर उसमें से मर्क्यूरी को बाहर, मर्क्यूरी वाला जो पार्ट है उसको बाहर निकालते हैं। तो इसलिए इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ठीक, तो पूरा ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको पहले समझते हैं। तो देखो, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस कंपाउंड में ये पॉजिटिव आई का ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव आई का ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये पोर्शन हो गया नेगेटिव और ये पोर्शन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और एडिशन किसका करना है, मर्क्यूरिक एसीटेट का, मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन करेंगे पहले स्टेप में। तो ये कंपाउंड है मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस कंपाउंड इज मर्क्यूरिक एसीटेट, ये कंपाउंड है मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट वाला जो कंपाउंड है यहां पे Hg पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर पूरे हिस्से को आपको नहीं ऐड करना है तो ये ध्यान रखेंगे, ईन्स पे पहले कौन अटैक करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ईन्स पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और उसको मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। ईन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल देखे यहां पे अटैक करेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अगला जो पोर्शन तैयार होगा वो कैसा हो गया, CH3 CH प्लस और ये CH2 और इस CH2 के साथ Hg और ये OOC और ये CH3। अब यहां पे क्योंकि मर्क्यूरी मेटल है, मर्क्यूरी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, इसको भी अपने साथ बाइंड अप कर लेगा, इसको भी अपने साथ रखेगा। तो थोड़ी देर के लिए साइक्लिक कैटायन या साइक्लिक कंपाउंड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, थोड़ी देर के लिए साइक्लिक कंपाउंड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर इस रिएक्शन में फिर अगला जो स्टेप है वो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो देखो वाटर में क्या हो गया, H प्लस OH माइनस, ये वाटर का हिस्सा है। ठीक, यहां पे आके वाटर ऐड हो सकता था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज
यहां पे अभी है हिंडर्ड, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर एज अ लीगेंड यहां पे अटैक भी कर सकता है, लेकिन इतने ब्रीफ में ना देखते हुए सीधे सीधे देखते हैं। तो ये OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा OH माइनस, और H यहां से ये हिस्सा क्लिप करेगा और ये H इसके पास वापस चला जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड बन जाएगा वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जाएगा इस रिएक्शन का, और ये बन गया प्रोडक्ट 2 प्रोपेनॉल। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक देखिए, पहला स्टेप इसका ये रहता है, यहां पे इसको हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको NaBH4 के साथ आगे लेके जाएंगे। NaBH4 के साथ हाइड्रोजन यहां पे डोनेट करने का काम NaBH4 करता है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। केवल ये ध्यान रखना है, यहां पे प्रोडक्ट कैसा जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। उसका कारण क्या है, बीच में यहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड, बीच में यहां पे मर्क्यूरी ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया, तो फ्री कार्बोकैटायन नहीं है, फ्री कार्बोकैटायन नहीं है। और अगर कार्बोकैटायन फ्री नहीं है तो इस पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला फिनोमेना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां पे आपको इसके लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोबोरेट यूज करते हैं लास्ट स्टेप में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये है मर्क्यूरेशन। ठीक है, मर्क्यूरेशन कहते हैं इसको। अब इसको देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, बुक में कैसे किया होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। बुक में इसको कैसे सॉल्व किया होगा, बुक में आप अगर कभी देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा, तो देखिए यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ये पोर्शन पॉजिटिव चार्ज था तो यहां अटैक करेगा, एक हिस्सा इसका नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, तो एक पार्ट इसका जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हिस्सा यहां पे आ जाएगा, है ना। और फाइनली जो ये कंपाउंड बनाएगा CH3CH, और ये आ गया आपका CH2, इसके साथ आ जाएगा ये Hg, और एसिटेट का एक पार्ट यहां आ जाएगा, और नेगेटिव वाला पार्ट आपका एसिटेट का यहां आ जाएगा। ठीक है, COCH3। ठीक है, अब इसके बाद ये हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो पहले स्टेप में एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH, और ये क्या आ गया, यहां पे OH ग्रुप आ गया, एसिटिक एसिड यहां से निकल गया, और ये CH2HgOOC, और ये CH3, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसीटेट कह सकते हैं, है ना, एसीटेट। फिर इसको NaBH4 से रिड्यूस करेंगे, NaBH4 NaOH यूज करेंगे यहां पे। तो NaBH4 NaOH यूज करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट को एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा, और ये आपका फाइनल कंपाउंड ऐसे भी आप ले सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, ये ध्यान रखो। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या है, हाइड्रेशन का रिजल्ट है बस। तो सिंगल एक स्टेप में काम हो सकता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो सिंगल हमको ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो ये एक एडिशन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब कैटलिस्ट को बिना अप्लाई किए इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो इसमें, है ना। तो देखो, अगर अब जैसे अगले फिर से इसी रिएक्टेंट से उठाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, समझ में आने के बाद आपको क्या काम करना है। देखो, ये आपका कैटलिस्ट था CH3, और ये मर्क्यूरिक एसिटेट, और यहां पे मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ वाटर, मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर। उसके बाद का स्टेप NaBH4, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, डीमर्क्यूराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से करोगे। तो सीधे सीधे वाटर का पार्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, H+OH-। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट हम ले सकते हैं इस रिएक्शन का। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो प्रोडक्ट सिंगल स्टेप में मिल जाएगा।
मर्क्यूराइजेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है और सिंपल हाइड्रेशन से ही मिल जाएगा। केवल कैटलिस्ट को ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट ये काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि Hg वाला जो कंपाउंड है, Hg वाला जो पार्ट है वो मेटल है Hg, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके थोड़ी देर के लिए साइक्लिक कंपाउंड जनरेट करता है, फिर बाद में मर्क्यूरी को हम निकालते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इसका प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं जिससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप आसानी से प्रोडक्ट पे पहुंच जाएं। अब देखो एक और बात करते हैं, इसमें एक और रिएक्टेंट से मैं इसको लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो ऐसा है, CH3 CH3 CH3। अब अगर आपको चेक करना है, ये रिएक्टेंट ले लिया मैंने। अब जब हमने नॉर्मल HBr का इस पे एडिशन किया था तो हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट वाला फिनोमेना यूज किया था इस पे, है ना, याद है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट वाला फिनोमेना यूज किया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पे मिथाइल शिफ्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे जो कार्बोकैटायन है वो फ्री नहीं रहता है, मर्क्यूरी उसके साथ लिंक रहता है। तो मर्क्यूरी जब लिंक रहेगा तब यहां पे जब आप वाटर का एडिशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट का जब आप मर्क्यूरिक एसीटेट से इसको ट्रीट करोगे तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव इधर और ये पॉजिटिव इधर, और ये फाइनल प्रोडक्ट, और ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट का फेनोमेना काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इंटरमीडिएटली कनेक्ट रहता है पॉजिटिव चार्ज पोर्शन से भी, ठीक है। तो ये ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन का फिनोमेना, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसको साइक्लो कंपाउंड से अगर स्टार्ट किया, तो साइक्लो कंपाउंड से स्टार्ट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैटलिस्ट इज मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सीधे सीधे स्टेबल प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, साइक्लोपेंटानॉल। साइक्लोपेंटानॉल इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो साइक्लोपेंटीन से जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? साइक्लोपेंटानॉल इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होगा। तो इसमें ध्यान रखना है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में सिंपल सा हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये आपका मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन हुआ। उसके बाद बात करते हैं अब पॉलीमराइजेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। पॉलीमराइजेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। पॉलीमराइजेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। तो ईन्स और आइंस के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। तो ईन्स और आइंस के पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। और सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ LDPE। दिस इज कॉल्ड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। इसको क्या कहते हैं? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन कहते हैं, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। तो क्या हो जाएगा? पॉलीमर ऑफ इथाइलीन। हालांकि पॉलीमर अलग से चैप्टर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे पॉलीमर ऑफ इथाइलीन, इथाइलीन का पॉलीमर है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। वन मॉलिक्यूल इज मोनोमर एंड मेनी मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर। एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसको मोनोमर कहेंगे, और जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। तो 473 केल्विन, लगभग
1500 से 2000 atmospheric pressure and some amount of oxygen also there, trace of O2. तो now it is converted into low density polyethylene, यहां से बन जाएगा low density polyethylene, जो कि कैरी बैग्स और स्क्वीज बॉटल बनाने के लिए यूज होता है। क्या बनाते हैं इससे? कैरी बैग्स एंड स्क्वीज बॉटल्स बनाने के लिए, जिसमें पानी आता है, स्क्वीज बॉटल्स बनाने के लिए यूज करते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को। तो दिस इज अबाउट द पॉलीमर पॉलीइथाइलिन, LDPE। इसका एक कॉम्बिनेशन और है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो पॉलीमर है जो इथाइलिन से बनेगा वो पॉलीमर है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो इट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का ही पॉलीमर है ये, लेकिन यहां पे कैटलिस्ट यूज होता है R3Al प्लस TiCl4, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन ओनली 7 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ये जो कैटलिस्ट है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड का जो कॉम्पोजिशन है इसको हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है, इस कैटलिस्ट को कहते हैं जिगलर एंड नाटा कैटालिस्ट। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट LDPE के बाद HDPE का फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज फॉर्मेशन ऑफ HDPE, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एसोसिएट होंगे वो LDPE से बहुत ज्यादा होंगे यहां पे, तो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बनेगा। इट गिव राइज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का जो यूज है वो है बकेट्स और ट्यूब्स बनाने के लिए। तो बाल्टियां और ट्यूब बनाने के लिए यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो ये इथाइलिन का दूसरा पॉलीमर, ठीक है। एक लो डेंसिटी जहां पर सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं हम इथाइलिन को पॉलीइथाइलिन में, और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के अंदर क्या काम करते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिससे ज्यादा मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो पाता है और वो कंपाउंड बना के देगा आपको हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो दिस इज द टू कॉमन पॉलीमर। उसके बाद बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। तो देखिए, जो इथाइलिन का आपका मॉलिक्यूल, तो अब बात करते हैं PVC के बारे में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कैसे बनेगा पहले तो ये ध्यान रखना है। तो जो आपका कंपाउंड है इथाइलिन, अगर इथाइलिन को आप क्लोरीन के साथ हीट करते हो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या बन जाता है? एडिशन हो जाएगा, 1,2-डाइक्लोरोइथीन बन जाएगी। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो 1,2-डाइक्लोरोइथीन बना लेगा। लेकिन अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो ये इथाइलिन चला जाएगा विनाइल क्लोराइड के अंदर। इथाइलिन गिव विनाइल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखेंगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्लोरीन शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लोरीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब ये कंपाउंड हुआ, आपके पास आ गया विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन के बाद अब इसको हमें कन्वर्ट करना है पॉलीविनाइल क्लोराइड में। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl इज द विनाइल क्लोराइड।
कैटलिस्ट इज बेंजोइल पैरोक्साइड। बेंजोइल पैरोक्साइड मतलब फ्री रेडिकल से आगे बढ़ेगा, ये बेंजोइल पैरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो CH2 CHCl और ये होल N, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और PVC के यूजेस जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए होते हैं, इंसुलेटर्स बनते हैं इससे, स्कूल बैग, रेनकोट और शू हिल्स, ये सभी चीजें बनाने के लिए यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है उसके बारे में हमने बात किया। अब उसके बाद बात करते हैं PAN के बारे में, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो हाउ टू फॉर्म पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल PAN कैसे बनाते हैं उस टॉपिक पे बात करते हैं। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ऑल्सो कॉल्ड विनाइल साइनाइड, इसको हम विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। तो देखो पहले एसिटाइलिन पर एडिशन करेंगे HCN का, एसिटाइलिन पर एडिशन करते हैं HCN का इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक 2+ आयंस। तो नाउ इट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये कंपाउंड बना देगा विनाइल साइनाइड। दिस गिव राइज कंपाउंड विनाइल साइनाइड, यहां से कंपाउंड मिल जाएगा विनाइल साइनाइड। ओके, और फिर इस विनाइल साइनाइड का पॉलीमर बनेगा पॉलीविनाइल साइनाइड और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, क्योंकि जो विनाइल साइनाइड है, विनाइल साइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल, इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। विनाइल साइनाइड इज कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल। तो कैटलिस्ट यहां पे यूज होगा और ये इसको लेके जाएगा CHCN होल N के अंदर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीविनाइल साइनाइड और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये केमिकल, ये जो पॉलीमर बना ये है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को ओरलॉन भी कहते हैं, ओरलॉन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ओरलॉन भी कहते हैं इसको। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज ऑल्सो कॉल्ड ओरलॉन। और ये एब्रेशन लेस पॉलीमर होता है, मतलब इसको खरोच नहीं सकते, इसको आप इस पे कुछ करोगे तो उस पे निशान नहीं पड़ेंगे, खरोच नहीं आएगी। एंड इट इज यूज्ड टू मेक ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स, और इसका यूज ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू मेक ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन की। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं एसिटालीन का। एसिटालीन में कौन कौन से पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट बनते हैं उसकी बात करते हैं। नंबर 1, पहला पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ acetylene C2H2, पहला स्टेप, when acetylene is passed through the red hot copper or iron tube, then it gives बेंजीन, तब ये बेंजीन बना देगा। एसिटालीन को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे, एसिटालीन को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एसिटालीन C2H2 3 molecules is taken here in कॉपर और आयरन ट्यूब और लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर।
देन इट इज कन्वर्टेड इनटू C6H6, तब बन जाएगा बेंजीन। ओके, और अगर एसिटालीन की जगह प्रोपाइन यूज करेंगे, एसिटालीन की जगह अगर प्रोपाइन यूज करेंगे तो सेम कंडीशन में वो जो पॉलीमर बनाएगा वो है 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसिटाइलिन, और इस पॉलीमर को हम मेसिटाइलिन भी कहते हैं। मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन भी इसको कहते हैं। तो 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन बन जाएगा, और 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन को मेसिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन का पहला स्टेप है बेंजीन। एसिटालीन को अगर रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। एसिटालीन इज पास थ्रू द रेड हॉट कॉपर ट्यूब और आयरन ट्यूब, देन इट गिव्स बेंजीन। और अगर इसकी जगह हम प्रोपाइन यूज करेंगे तो बन जाएगा मेसिटाइलिन। तो ये दो स्टेप याद हो गए। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। अगला क्या पॉलीमर बनाएगा ये, उसकी बात करते हैं। तो when acetylene is treated और पॉलीमराइज्ड भी कह सकते हैं in presence of nickel tetracarbonyl, in presence of NiCO4 nickel tetracarbonyl, then it gives cyclooctatetraene, cyclooctatetraene। तब पॉलीमर जो बनेगा वो पॉलीमर है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो निकल टेट्राकार्बोनिल के प्रेजेंस में जब जाएंगे तो पॉलीमर बन जाएगा acetylene is polymerized into निकल टेट्राकार्बोनिल यूज कर सकते हैं, निकल डाइसाइनो निकल भी यूज कर सकते हैं, और साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता के दिया था। तो यहां पे जो अगला पॉलीमर फॉर्म होगा वो है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, जो कि ना तो एरोमेटिक कंपाउंड है ना तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन नाइदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बिकॉज ऑफ इट्स टब शेप स्ट्रक्चर। ये प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है तो इसको हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकते। एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता है, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन इसको हम एंटी एरोमेटिक भी नहीं कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। क्योंकि हकल्स रूल की जितनी बातें हैं वो सब मानना पड़ता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। ठीक है, अगले पॉलीमराइजेशन स्टेप पर बात करते हैं। तो अगला है लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन, लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ C2H2, लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन पे देखिए, एसिटालीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लीनियर पॉलीमराइजेशन पर एसिटालीन कैसे आगे कैरी ऑन करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड यहां पे एज अ कैटलिस्ट, क्यूप्रस क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यहां पे यूज होगा। तो सबसे पहले ये हुआ नेगेटिव, और ये इसका पॉजिटिव, और ये इसका, तो ये हिस्सा हो जाएगा
नेगेटिव, तो इसको अपन इधर ले लेते हैं। अभी तो सिमिलर है तो किधर भी बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो अभी ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा। तो पहले स्टेप में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैसे अपीयरेंस में आएगा, यहां पे लिख दे। ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, और H कहां जाएगा भैया इसका, वेयर इज द H, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड बचा रहेगा और C इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल एसिटालीन, विनाइल एसिटाइलीन, विनाइल एसिटाइलीन। इस कंपाउंड को हम कहते हैं विनाइल एसिटालीन। तो पहले स्टेप पे बन जाएगा विनाइल एसिटालीन, और विनाइल एसिटालीन को जब HCl के साथ ट्रीट करेंगे, H+Cl-, तब ये कंपाउंड हो जाएगा फिर से नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो अगला जो स्टेप आया उसके बाद का कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये C और ये Cl और ये डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज 2-chloro-1,3-butadiene, 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 और इसको हम क्लोरोप्रिन भी कहते हैं, क्लोरोप्रिन। 2-chloro-1,3-butadiene इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोप्रिन, और ये आर्टिफिशियल रबर की यूनिट है। दिस इज मोनोमर ऑफ आर्टिफिशियल रबर, ये आर्टिफिशियल रबर का मोनोमर यूनिट है। तो एक स्टेप और आगे कैरी कर देता हूं मैं, इसका पॉलीमर भी आपको समझ में आ जाएगा कि इससे कौन सा पॉलीमर बनेगा। तो 2-chloro-1,3-butadiene, जिसको क्लोरोप्रिन कहते हैं, इसका पॉलीमर जो बनेगा वो कहलाएगा नियोप्रिन। इट्स पॉलीमर इज कॉल्ड नियोप्रिन। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl डबल बॉन्ड CH2, ये था पूरा हमारे पास पॉलीमर जो बन के आया। तो 2-chloro-1,3-butadiene और क्लोरोप्रिन, आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल रबर का यूनिट है ये। और ये यूनिट आर्टिफिशियल रबर का जब पॉलीमराइज होगा तो CH2 CH डबल बॉन्ड C, Cl और ये CH2, और नाउ इट इज होल N, एंड दिस इज कॉल्ड नियोप्रिन। तो क्लोरोप्रिन के पॉलीमर को कहते हैं नियोप्रिन। क्लोरोप्रिन से जो पॉलीमर बनता है उसको नियोप्रिन कहते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जिसमें कंपाउंड्स आपको मिल गए हैं, कौन कौन से, एसिटालीन का पॉलीमराइजेशन कॉपर ट्यूब से पास करके करेंगे तो बेंजीन, अगर प्रोपाइन यूज करेंगे तो बन जाएगा 1,3,5-ट्राइमिथाइल बेंजीन। अगर निकल टेट्राकार्बोनिल या डाइसाइनो निकल यूज करेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, और अगर ये लीनियरली पॉलीमराइज होगा तो इट गिव्स क्लोरोप्रिन। लीनियरली पॉलीमराइज होगा तो क्या बना के देगा, क्लोरोप्रिन बना के देगा। ओके, अब एडिशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन का एडिशन देख लेते हैं अल्कीन्स पर। तो देखो एसिटालीन अगर सल्फर के साथ कंबाइंड होता है, एसिटालीन अगर सल्फर के साथ कंबाइंड होगा लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तब ये जनरेट करके देगा
सल्फर वाला कंपाउंड है ना, क्या कहते हैं इसको, थायोफीन कहते हैं, इट इज कॉल्ड थायोफीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थायोफीन, इस कंपाउंड को हम कहते हैं थायोफीन। ओके, और अगर नाइट्रोजन के लिए अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं इसको, तो अगला जो स्टेप है, थायोफीन बन गया सल्फर के साथ, तो सल्फर के साथ थायोफीन बनाता है, और नाइट्रोजन का एडिशन जो है वो अमोनिया के साथ होता है, अमोनिया से आएगा नाइट्रोजन, और आयरन यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट है, और अब की बार जो कंपाउंड बनेगा वो है CH। तो अच्छा, वहां पे डबल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH और ये NH, तो पाइरोल इज द कंपाउंड। तो यहां पे जो कंपाउंड होगा वो पाइरोल होगा। मुझे लगता है वो पिछले वाले रिएक्शन में CH2 हो गया था, वो CH ही रहेगा, नॉट CH2। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उसको। तो ये स्ट्रक्चर बना यहां पे पाइरोल, पाइरोल इज द स्ट्रक्चर। तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो पाइरोल है। सल्फर वाले रिएक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सल्फर वाले रिएक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वो मिस्टेक हो रहा है वहां पे। तो सल्फर से जो कंपाउंड बनेगा वो थायोफीन है, उसका नाम बिल्कुल सही था, लेकिन जो कंपाउंड होगा वो ऐसा अपैरेंस में आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ मिस्टेक हुआ। तो ये डबल बॉन्ड CH और ये, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गई थी, ये कंपाउंड होगा थायोफीन, CH2 नहीं रहेगा, दिस इज कॉर्नर ऑफ CH। ओके, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगी डबल बॉन्ड होने पर। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दिस कंपाउंड इज थायोफीन। इस कंपाउंड को हम कहेंगे थायोफीन। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका सल्फर का एडिशन। एक बार फिर से वहां पे मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे वापस से करेक्ट कर लिया। तो ये थायोफीन का स्ट्रक्चर। अब थायोफीन के बनने के बाद अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस, identification of identification of unsaturation of ins and ins। तो ins और ins के अनसैचुरेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो 3 केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू हम अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। और तीसरा जो रिएक्शन है वो फॉर एल्काइंस, फॉर इंटरनल, फॉर टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल, फॉर टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस के लिए है। और इसको हम कहते हैं फॉर टर्मिनल अल्काइंस इट इज कॉल्ड एसिटालाइड टेस्ट, एसिटालाइड टेस्ट, इसको कहते हैं एसिटालाइड टेस्ट। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1 बाय 1 तीनों पर बात करते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन टर्मिनल और इंटरनल एल्काइंस क्या होते हैं ये मैं उस जगह पे आपको बताता हूं। पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो ब्रोमीन एक्वस, तो ब्रोमीन जो है वो रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। द सिंगल नॉन मेटल विच इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन वो सिंगल नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस नॉन मेटल से जब हम ईन्स और आइंस को ट्रीट करेंगे तो ये एडिशन कंपाउंड बनाएगा। तो ब्रोमीन डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रोमीन डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर ब्रोमीन डिकम्पोज हो गया, ब्रोमीन नहीं रहेगा, तो उसका कलर भी जो है वो नहीं रहेगा, है ना। तो डिसअपेरेंस ऑफ कलर,
डिसअपेरेंस ऑफ कलर, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, डिसअपेरेंस ऑफ कलर। तो कलर कैसा, रेड ब्राउन। तो इथाइलिन है, अगर आप इसको ब्रोमीन से ट्रीट करोगे तो ये बना देगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। 1,2-डाइब्रोमोइथेन और ब्रोमियम आयन बनेगा, पहले ब्रोमोमियम आयन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज वो अटैक करेगा, दूसरे पे नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन ये कैसा है, रेड ब्राउन कलर का है। और यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, इट इज कलरलेस। 1,2-डाइब्रोमोइथेन एच सेम एज अल्काइंस, कोई भी अल्काइन होगा उस पे भी ये सेम तरीके से काम करेगा। तो दोनों के लिए कॉमन है ये CHBr, डबल बॉन्ड CHBr इन द फर्स्ट स्टेप। दोबारा ब्रोमीन ऐड करेंगे जब, तो ये बन जाएगा CHBr2 सिंगल बॉन्ड CHBr2 1122 टेट्राब्रोमोइथेन एंड दैट सॉल्यूशंस आर कलरलेस। और ये सॉल्यूशन जो होंगे ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो ये ब्रोमीन का रिएक्शन एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ, तो एल्कीन्स और एल्काइंस ब्रोमीन एक्वस के साथ ट्रीट करने पर अपने कलर को ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो जब इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन, इससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो एडिशन शो कर रही है, एडिशन रिएक्शन शो कर रही है ब्रोमीन के साथ। ओके, और अगले लेक्चर में हम लोग बेयर्स रिएजेंट और एसिटाइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और देन उसके बाद फिर बेंजीन स्टार्ट करेंगे। दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन का लास्ट पोर्शन होगा।